इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मैं इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। वह कैसे आया था, किस प्रकार से आया था, कैसे क्या क्या लागू किया गया था, किसने लागू किया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, बेसिक हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में संविधान से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करें संविधान सभा की। तो यहाँ पर AD 1895 अर्थात 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। तो बाल गंगाधर तिलक का सबसे पहले यही व्यक्ति थे जिनका कहना था कि हमारे भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है ना, संविधान सभा की मांग की, इसके अंतर्गत एक संविधान बनाया जाना चाहिए हमारे भारत के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने संविधान सभा की मांग की थी? वो थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आता है 1922 में। 1922 में गांधी जी ने भी मांग क्या की थी कि भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। जो हमारे भारत में संविधान लागू होना चाहिए वो किसके द्वारा निर्माण उसका होना चाहिए? जो हमारे भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए, ना कि विदेशियों के द्वारा वो बनाया जाना चाहिए। बाकी बात करें अलग कानून की, जैसे IPC हो गया आपका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, तो ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए ये सारे एक्ट थे। तो यहाँ पे गांधी जी का क्या कहना था, उनकी मांग क्या थी कि जो हमारा संविधान है वो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। तो इन्हीं के उसमें अग्रसर में 1928 में नेहरू समिति लाया गया। ठीक है, नेहरू समिति पेश किया गया। तो ये क्या है कि इसमें संविधान के लिए प्रारूप पेश किया गया था। तो इसमें जो संविधान बनाया जाना था तो उसका एक ड्राफ्ट के रूप में एक प्रारूप तैयार किया गया कि कैसे संविधान होना चाहिए हमारे भारत का। तो जिसे कहा जाता है नेहरू समिति, जो 1928 में लाया गया था। उसके बाद हम बात करें 1934 में MN रॉय ने संविधान सभा की मांग की। अभी संविधान सभा बना नहीं है, ठीक है, तो संविधान सभा की मांग उठ रही थी उस टाइम। तो सबसे पहले किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। उसके बाद नेहरू समिति आई। उसके पहले गांधी जी ने मांग की कि जो हमारा संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। उसके बाद नेहरू समिति लाया गया। उसके बाद 1934 में MN रॉय ने भी क्या किया? संविधान की मांग की। क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो अंग्रेजों के गुलाम के रूप में काम करते थे यहाँ पे, ठीक है ना, एक गुलामी के रूप में जी रहे थे। तो वहाँ पर संविधान सभा की मांग की गई थी। किसके द्वारा? 1934 में MN रॉय के। उसके बाद 1935 में आए तो कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग की, अर्थात ऑफिशियल रूप में, ठीक है, आधिकारिक रूप में, कि यहाँ भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। ये तो अभी सिर्फ मांग चल रही है कि अभी यहाँ पे इस पे अमल नहीं किया गया था। उसके बाद 1938 जब आता है तब JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर संविधान सभा की मांग की, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित हो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? एक कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर संविधान सभा की मांग की थी, जो एक सार्वभौमिक वयस्क मतलब एक मतदान के रूप में होना चाहिए, निर्वाचित हो, ऐसा संविधान सभा की मांग की थी इन्होंने। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में, जो अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। अभी तक जितनी भी थी वो सभी में संविधान सभा बनाए जाने की मांग की जा रही थी, संविधान सभा की मांग की जा रही थी कि भारत में संविधान सभा होना चाहिए और यहाँ का एक संविधान होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है जो 1940 है, तो वहाँ पर अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया? उस मांग को स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, संविधान सभा होना चाहिए। यहाँ पर इसको स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया संविधान सभा की मांग को? 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। आप ये याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या है कि 1942 में लाया गया था। इसमें निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, अर्थात जो संविधान सभा था उसमें जो सदस्य थे वो निर्वाचित रूप से लाए जाएंगे, ठीक है, चुने जाएंगे, ऐसा यहाँ पे इसमें प्रावधान किया गया था क्रिप्स मिशन के तहत।
उसके बाद प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया, जो प्रांत बहुत सारे बटे हुए थे भारत के क्षेत्र, ठीक है, तो वहाँ के विधानमंडल द्वारा निर्वाचित होना। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। अब यहाँ पर निर्वाचन किस मिशन के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत, इनकी सिफारिशों के आधार पर, जो 1946 में था। देन आफ्टर आपका जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, इनडायरेक्ट निर्वाचन किया गया था। डायरेक्ट यहाँ पे किसी वोट देने का राइट नहीं था, ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या किया गया? संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। अब यहाँ निर्वाचक मंडल में प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य कौन कौन से? निर्वाचन पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति, एकल संक्रमणी मत द्वारा। ये हमारे लेक्चर में पहले से बता दिया गया है, ठीक है ना। पिछले आप देखेंगे चैनल, मेरे चैनल पे, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणी मत द्वारा। ये सब क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। निर्वाचन पद्धति ये राष्ट्रपति के लिए भी किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसका जब चुनाव किया जाता है तो किस प्रकार किया जाता है राष्ट्रपति जी का, उनका, तो यहाँ पर इसी पद्धति के अनुसार वहाँ पर चुनाव किए जाते हैं। अब ये जो निर्वाचक मंडल था, ठीक है ना, तो कौन कौन से सदस्य थे, क्या क्या था, ठीक है, तो कुल सदस्य कितने थे? 389, 389 सदस्य थे संविधान सभा के जो बनाया गया था, ठीक है, जिसमें से ब्रिटिश भारत के कितने थे? 296, और रियासतें जो थी भारत में वो 93 थी। तो यहाँ पर 296 ब्रिटिश भारत के, और रियासतों में से 93 रियासतें यहाँ पे सदस्य थी। अब यहाँ हो गई, ये तो ब्रिटिश भारत और रियासत होगी। अब ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो प्रांत थे, जहाँ यहाँ से 292, और उच्चायुक्त प्रांत से 4। उच्चायुक्त प्रांत कहाँ कहाँ से? ये पहला तो हो गया आपका दिल्ली, अजमेर, मेघाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में अब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 उच्चायुक्त प्रांत के थे, और यहाँ पे 292 प्रांत के थे। तो ये कुल मिला के ब्रिटिश भारत के हो गए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था, इसलिए इसे ब्रिटिश भारत कहा जाता था। और रियासतें कितनी थी? 93 रियासतें थी। अब यहाँ पर प्रति 10 लाख की जनसंख्या से एक प्रतिनिधि लिया गया था। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कहीं पर 10 लाख जनसंख्या है, तो उनके आधार पर किसी एक प्रतिनिधि को चुना गया था वहाँ पर संविधान सभा के लिए। मुस्लिम तथा सिखों के अनुपातिक प्रतिनिधि तो दिया गया, जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा किया गया था। तो कैसे हुआ था? जो मुस्लिम और सिख थे उनको अनुपातिक रूप से, अर्थात रेशियो वाइज वहाँ पे खड़ा किया गया था, संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था। मुस्लिमों के लिए 78 सीटों आरक्षित थी, ठीक है ना। 78 अर्थात 78 सीट जो थी वो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, रिजर्व थी। जबकि सिखों के लिए केवल 4 यहाँ पर सीट उनको आरक्षित किया गया था, उनको दिया गया था। और 210 सीटें किसके लिए थी? 210 सीटें सामान्य के लिए थी, और कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए। यहाँ पर 208 सदस्य किसके थे? सबसे ज़्यादा कांग्रेस के थे, और मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। ये तो हो गया संविधान सभा के जो सदस्य थे, जिन्होंने भाग लिया, जिनको निर्वाचित किया गया, ये सारे थे, ठीक है। तो मुसलमानों और सिखों के लिए आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस के 3 सदस्य निर्वाचित हुए। तो यहाँ पर जो मुसलमान और सिख के लिए जो अलॉट किया गया था, रिजर्व किया गया था, तो वहाँ पर भी 3 सदस्य निर्वाचित कर दिए गए, किसके? कांग्रेस के। उसके बाद संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। यहाँ पर महिलाओं को भी वो दिया गया था सीट, जहाँ 15 महिलाएं थी यहाँ पर। गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये 2 लोग जो थे, बड़े नेता थे, बड़े वो फेमस थे उस टाइम, ठीक है ना, राजनीतिक रूप से। तो वहाँ पर गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये 2 बड़े नेता के रूप में थे, लेकिन यहाँ पर संविधान सभा में भाग नहीं लिया था इन्होंने। उसके बाद जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सबनों ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र देने वाले कौन कौन से थे?
जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, ये 2 लोग थे जिन्होंने संविधान सभा निर्वाचित होने के बाद वहाँ से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, उसके बाद जयपुर से 3, जोधपुर से 2, उदयपुर 2, बीकानेर से 1, अलवर 1, कोटा, ये सारे यहाँ पे त्याग पत्र दिए। उसके बाद संविधान सभा के निर्वाचन के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। तो संविधान सभा का बहिष्कार करने वाली पहली पार्टी कौन सी थी? मुस्लिम लीग, जिसने क्या किया? इसका बहिष्कार कर दिया। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक में जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था वो किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर को किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। अब यहाँ पे क्या है, जो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष, वो संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, बड़े सदस्य थे। तो वहाँ पर इनको इसलिए अस्थायी रूप से यहाँ पे बना दिया गया था अध्यक्ष। अब यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद 16 जुलाई 1948 को बी.टी. कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो पहले कौन से थे? एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे 16 जुलाई 1948 को बनाया गया, जो कौन थे? बी.टी. कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये क्योंकि ये कानून के ज्ञाता थे, ये कानून ज़्यादा जानते थे, इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप दिया था। ठीक है ना, ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की मार्गदर्शिका थी। संविधान सभा में कैसे क्या कार्य होगा, कैसे क्या चलेगा वहाँ पर, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में लाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इसमें संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? जो संविधान था उसके मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया। ये संविधान का दर्शन था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु कौन से हैं? स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान बनाना, स्वतंत्र भारतीय संघ के निम्न क्षेत्रों को शामिल करना। तो निम्न क्षेत्र कौन कौन से थे? ब्रिटिश भारत के क्षेत्र, भारतीय राज्यों के क्षेत्र, अन्य भारतीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र राज्य जो स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। अर्थात कोई ऐसा, यदि मान लीजिए भारत में जितनी भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसके बाहर का यदि कोई चाहता है कि हम भारत में शामिल हो जाएं, ठीक है ना, एक राज्य के रूप में, तो यहाँ पर वो शामिल हो सकता है। ठीक है, संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु मतलब जैसे पहले ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कानून चलता था, ठीक है ना, वो जो कहते थे वो मानते थे यहाँ पे भारत के लोग, इनका ऑर्डर फॉलो करते थे। लेकिन जब यहाँ से इनका पत्ता साफ हो गया, ठीक है, इनको हटा दिया गया, यहाँ से सत्ता यहाँ किसी के भारतीयों के हाथ में आ गई, तो भारतीय स्वतंत्र हो गए खुद फैसला लेने के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए, ठीक है, कोई रूल्स बनाने के लिए, सारी चीज़ें के लिए फ्री हो गई, स्वतंत्र हो गई। इसको बोलते हैं कि हमारा भारत संप्रभु है, संप्रभु शक्ति है, अर्थात कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई विदेशी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उसके बाद भारतीय संघ में राज्यों की स्वायत्तता दी जाए तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होगी। तो यहाँ पर जो राज्य हैं सबको एक समानता के रूप में एक पावर्स दी जाएगी, लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों के पास ही रहेगी। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतर शक्तियाँ केंद्र के पास रहती है, ठीक है ना। केंद्र कई राज्यों के लिए भी नियम बना सकती है, ठीक है, पूरे भारत के लिए भी राज्य वो कानून बना सकती है। इस प्रकार संप्रभु शासन की शक्तियाँ जनता में निहित होगी, अर्थात संप्रभुता व शासन की
जो समस्त शक्तियां हैं किसमें निहित होगी, जनता में होगी, अर्थात लोकतंत्र के रूप में यहाँ पे कार्य किया जाएगा। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार यहाँ पर आएगी और उनके लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये एक लोकतंत्र कहलाता है। उसके बाद अल्पसंख्यकों, जनजाति क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र, सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण के विशेष प्रावधान किए गए, अर्थात जो रिजर्वेशन का कोटा रखा गया है तो इन्हीं सब के लिए रखा गया था। जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़े हैं, ठीक है ना, जो नीची जाति के हैं, तो उनसे उनके लिए क्या किया गया था, रिजर्वेशन का कोटा रखा गया था ताकि वो ऊपर उठ सकें। उसके बाद नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना चाहिए, अर्थात चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, सभी प्रकार से नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। उनकी प्रतिष्ठा, अवसर तथा विधि के समक्ष क्षमता, अर्थात विधि के समक्ष क्षमता का मतलब क्या है कि विधि के सामने सभी समान हैं। ठीक है ना, चाहे एक ऑटो चलाने वाला हो या फिर राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है, चाहे आपको मुकेश अंबानी जी हो, विधि के सामने सब एक समान रहेंगे। उसके बाद विश्व शांति और मानव कल्याण को प्रोत्साहन देना, ठीक है, ये उद्देश्य प्रस्ताव का विशेषता थी। स्वतंत्र भारत में जल व थल और नभ में पूर्ण स्वतंत्रता हो। स्वतंत्र भारत में अर्थात जो जल सेना है हमारी, थल सेना है, नभ जल में, ठीक है ना, जो समुद्र है, या फिर थल में जो भारत की जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उसके अंदर का जो भी है, उसके लिए पूरी स्वतंत्रता हो कि कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भारत के अंदर। उसके 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। पहले अभी तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। अब संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी? संविधान सभा की समिति थी संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, जिनके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल ने लाया। मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति क्षेत्र बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति या उप समितियाँ, ठीक है, तो ये पटेल। मूल अधिकार की उप समिति JB कृपलानी अध्यक्ष के रूप में। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी जो ईसाई थे, ठीक है। जनजाति क्षेत्र बाह्य क्षेत्र में उपस्थित हैं गोपीनाथ बारडोली। ये सब कौन थे, जो समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उसके बाद ये इस बाह्य क्षेत्र और आंशिक बाह्य क्षेत्र है जहाँ पे AB ठक्कर थे। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति बनाई गई, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर तो हैं यहाँ पर अध्यक्ष, चेयरमैन भी रहे, ठीक है। उसके बाकी जो सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, N माधव राव, जिसके बाद में BL मित्रा आए, TT कृष्णाचारी, इनके बाद यहाँ पे इनकी जगह DP खेतान आए, ठीक है। उसके बाद प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया था तथा इसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। प्रारूप समिति ने क्या किया था, संविधान का अंतिम एक ड्राफ्ट तैयार किया था और इसे संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। तो संविधान सभा ने 3 पठन में संविधान को पारित किया था, ठीक है ना, 3 बार इसको पढ़ा गया था, उसके बाद इसको पारित किया गया था। प्रथम पठन कब हुआ था, 4 से 9 नवंबर के बीच। द्वितीय पठन दूसरी बार पढ़ा गया था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय बार पढ़ा गया 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। देन आफ्टर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को पारित तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पूरे जो आर्टिकल थे सभी को लागू नहीं किया गया था। कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह थे, ठीक है, तो इन सबको लागू कर दिया गया था। बाकी जो आर्टिकल्स थे उनको बाद में लागू किया गया था। तो इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया, ठीक है ना। तो जब आप इसका प्रस्ताव पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया था।
इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो जो संविधान पारित हुआ था उस पर हस्ताक्षर कितने लोगों के हुए थे? 284 सदस्य की हस्ताक्षर हुए थे। अनुच्छेद 15, तो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए। तो जो हमने अभी बताया कि कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे, तो कितने आर्टिकल थे? 15 आर्टिकल थे, अर्थात 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, जिसमें से आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता से रिलेटेड था, ठीक है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति शपथ के बारे में, 324 निर्वाचन आयोग, 366, 367 निर्वाचन से संबंधित। उसके बाद 379, 80, 388, 391, 392 एंड 393 इसको लागू किए, जो अस्थायी प्रावधान के बारे में बात करते हैं, 369 टू 369, 395। शेष भारतीय संविधान कब से लागू किए गए? 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। इसलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका में बदलाव क्या क्या हुआ, ठीक है ना। तो क्या बदलाव आए थे? तो सबसे पहले अब संविधान सभा संप्रभु संस्था बन गई थी, क्योंकि अब ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थी। जो संविधान सभा बना था वो किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत बना था, तो उसकी सिफारिशों से सारा काम हो रहा था। लेकिन जब संविधान लागू हो गया तो यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन था उससे स्वतंत्र हो गई, अब पूरी तरह से संप्रभु हो गई, ठीक है। अपनी जो भी डिसीजन थे वो खुद ले सकते थे भारत। इसी पर किसी ब्रिटिश कानून का दबाव नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब संविधान लागू हो गया तो इस पर कोई ब्रिटिश कानून यहाँ उसका दबाव नहीं था। जो ब्रिटिश कानून लागू थे उसको हटा भी सकती थी, ठीक है ना, और उसको रखा भी जा सकता था। तो बहुत सारे कानून रखे भी गए थे और कुछ जो काम के नहीं थे उसको हटा दिया गया था। अब संविधान सभा की दोहरी भूमिका थी, संविधान का निर्माण करना, अर्थात संविधान सभा की भूमिका, ठीक है ना। इसी समय इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड आता है कि ये विधानमंडल या सांसद के रूप में कार्य करती थी, जिसके तहत विधि निर्माण का कार्य करती थी। जब ये संसद के रूप में कार्य करते थे तब इनकी अध्यक्षता जीवी लंकर करते थे, ठीक है। तो अब इसकी सदस्य संख्या की 389 से घटकर 299 रह गई, क्योंकि शेष जो सदस्य थे पीओके का हिस्सा बन गए। अब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था, तो जिसके कारण से जो 389 सदस्य थे वो घटकर सिर्फ 299 रह गई, ठीक है। तो 299 में कौन कौन से? ब्रिटिश भारत के 229 सदस्य और रियासत में से 70 रियासत सदस्य यहाँ पर बच गए थे। अब यहाँ पर क्या है कि क्या भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना चाहिए? वर्तमान राष्ट्रमंडल की क्या प्रासंगिकता है, ठीक है। तो इस संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय थे कि 22 जुलाई 1947 जो राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी, मई 1949 राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी, 24 नवंबर 1950 को राष्ट्रगान को मान्यता दी गई। उसके बाद राष्ट्रगीत 24 नवंबर 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया उस टाइम। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, ठीक है। तो इसी समय 24 जनवरी 1950 को इस समय संविधान सभा के स्वयं को भंग कर दिया गया था, ठीक है ना। स्वयं को भंग कर दिया गया, संविधान सभा ने स्वयं को भंग कर दिया। लेकिन इसके बाद भी ये संसद के रूप में कार्य करती रही 1952 तक, जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हो गया। जो पहली संसद थी, ठीक है ना, संविधान सभा थी, वो भंग हो गई थी। और ये लेकिन यह कार्य कर रही थी कब तक? जब तक कि नई संसद का गठन नहीं होगा। अब इस संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं भी हुई थी, ठीक है ना। तो संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, ये पहली आलोचना थी। इनका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया गया था। इसलिए संविधान सभा सही मायने में जनता की प्रतिनिधि नहीं थी तथा रियासतों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे। राजाओं ने इनका मनोनयन किया था, इसलिए वो जनता के प्रतिनिधि थे। ये सब आलोचनाएं की गई थी, ठीक है ना। उपयुक्त आलोचना उचित नहीं है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन लगभग असंभव था, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ ब्रिटिश के अंडर में था,
ठीक है ना, पूरा भारत, और उनसे अलग करवाना था, स्वतंत्र करवाना था। तो देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उस टाइम पे, चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त ढांचा नहीं था, समय अभाव था, ठीक है ना, समय का अभाव था, जनता में अशिक्षा थी तथा राजनीतिक जागरूकता का भी अभाव था। तो इन सभी स्थितियों के कारण संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करवाया जा सकता था, इसलिए यह सही है, आलोचना की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। तो रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया था क्योंकि वहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए भी पर्याप्त आधार नहीं था, ठीक है। और दूसरा यह आलोचना है कि एक संप्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि इनका गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था, ठीक है, उनकी सिफारिशों के आधार पर हुआ था, इसलिए यह संप्रभु संस्था नहीं थी। अब यहाँ पर अब कहा जाए तो यह आलोचना भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु संस्था बन गई थी। अब यह कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं से मुक्त थी, अर्थात उसकी सिफारिशों की जरूरत नहीं थी, तथा इसमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि वह अपने सभी निर्णय पूर्ण स्वतंत्रता से लेगी, ठीक है ना, तो इसमें किसी के दबाव की जरूरत नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट आलोचना कुछ आलोचकों का मानना था कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को पूरा करने में अधिक समय लिया, इसे पूरा करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा, जबकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में संविधान पूरा कर दिया था। अब यहाँ पर इसका भी तर्क देख लेते हैं कि ये आलोचना भी तार्किक नहीं है, क्योंकि भारत और अमेरिका की परिस्थितियाँ भिन्न थी। भारत एक सांस्कृतिक, बहुभाषी, बहुधार्मिक देश है, ठीक है ना, कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, कई संस्कृति है यहाँ की, तथा हमारा सामाजिक ढांचा अत्यधिक जटिल है। इसमें अनेक जनजातियां सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने थे, जबकि अमेरिका का सामाजिक ढांचा जटिल था तथा ना ही जटिल था और ना ही भारत जैसी विविधताएं थी वहाँ पर, क्योंकि बोली वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश चलती थी, ठीक है, भाषा एक ही थी, ज़्यादा वहाँ पे ये सब बहुभाषा बहुधार्मिक ये सब थे नहीं। हालांकि अमेरिका में भी रेड इंडियंस वो अफ्रीकी मूल के लोग थे, लेकिन उनके हितों के लिए संविधान में कोई उपाय नहीं किया गया है। अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है, इसमें केवल 7 आर्टिकल थे, जबकि भारतीय संविधान विश्व का अत्यधिक विस्तृत संविधान है, क्योंकि यहाँ भारत के संविधान में प्रत्येक बात को विस्तार से स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सारे तो हो गए आपके, तो आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा, और यदि आपको आगे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।